सकते हैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी। तो एडवांटेज, एक तो फास्टर रिकवरी, शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, रिड्यूस्ड पेन, कॉस्मेटिकली बेटर एंड बेटर विजुअलाइजेशन। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के? तो पहला है इनसफुलेट, मतलब हम न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करेंगे। उसके बाद विजुअलाइजेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, इंस्पेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, फिर ट्रायंगुलेशन मतलब इस तरीके से हम एंगल में ट्रोकर्स जो है और इंस्ट्रूमेंट्स इंसर्ट करें ताकि वो एक दूसरे से टकराए ना। ट्रायंगुलेशन, देन रिट्रैक्ट ऑफ द टिश्यू, ऑपरेशन एंड सील। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। पहला स्टेप होता है न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करना। इसमें ये इसलिए करता है ताकि एब्डोमेन डिस्टेंड हो सके और सारे ऑर्गन्स सही से दिख सके। गैस यूज्ड, इट इज़ CO2। गैस यूज इज CO2, समटाइम्स नाइट्रस ऑक्साइड कैन बी यूज्ड, बट ऑक्सीजन एंड एयर आर नॉट यूज्ड बिकॉज दे आर कंबस्टिबल गैस। तो पॉटरी जब करेंगे तब आग लग सकती है। एंड प्रेशर अचीव्ड, इट इज़ 10 to 14 mmHg फॉर एब्डोमिनल सर्जरी एंड 5 to 8 mmHg फॉर मीडियम सर्जरी। उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम। तो क्या आएंगे? एक तो न्यूमोपेरिटोनियम हमने क्रिएट किया तो पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग होगी, उसके वजह से वेगल स्टिमुलेशन होगा लीडिंग टू साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो ये साइनस ब्रेडिकार्डिया इज द मोस्ट कॉमन अरिथमिया इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसके बाद दूसरा डायफ्राम जो होता है वो अपवर्ड की तरफ पुश होगा, तो उसकी वजह से डिक्रीज इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम एंड इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। कि इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम कम होगा एंड इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एक्सेट्रा, ये सब कम हो जाएगा। सो हमें ध्यान रखना चाहिए इन कार्डियक एंड COPD पेशेंट व्हाइल डूइंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। क्लियर? तो ये पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग, डायफ्राम इज पुश्ड अप। उसके बाद है इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, उसकी वजह से IVC कंप्रेस होगा। कि इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, IVC कंप्रेस होगा, वीनस रिटर्न हैम्पर्ड होगा, इंक्रीज हार्ट रेट होगी उसकी वजह से। तो वीनस रिटर्न नहीं आ रहा तो फिर इंक्रीज हार्ट रेट होगी टू मेंटेन द कार्डियक आउटपुट, लेकिन अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा एंड सिस्टोलिक BP भी डिक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट भी कम होगा एंड BP वो भी कम होगा। फिर तो ये सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं न्यूमोपेरिटोनियम। पेरिटोनियम स्ट्रेचिंग, डायफ्राम इज पुश्ड अप, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। दूसरा ये इंक्रीज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है हमने देखा, तो उसकी वजह से इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस भी होता है। तो इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, उसकी वजह से एनेस्थेटिस्ट को है जो वो ज़्यादा पीप देना पड़ता है टू डिलीवर ऑक्सीजन। इंक्रीज्ड पीक एंड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, इंक्रीज एंड पीक एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर इज यूज टू डिलीवर आउट ऑफ द लंग्स बाय एनेस्थेटिस्ट। मतलब ज़्यादा प्रेशर से ऑक्सीजन देना पड़ता है ड्यू टू इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस। दूसरा प्रेशर आएगा ऑन द रीनल आर्टरीज, तो डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, डिक्रीज GFR एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। डिक्रीज GFR हुआ तो रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होगा, इंक्रीज अल्डोस्टेरोन लीडिंग टू सोडियम रिटेंशन। फिर और एक चीज़, प्रोलॉन्ग सर्जरी होगी तो CO2 इट कैन गेट एब्जॉर्ब लीडिंग टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर इट कैन ऑल्सो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन। तो ये सारे इफेक्ट्स ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम। उसके बाद क्रिएशन ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम, तो उसके दो मेथड है, क्लोज्ड एंड ओपन मेथड। क्लोज्ड मेथड हम करते हैं बाय वेरिस नीडल, ओपन मेथड करते हैं बाय हैसन्स मेथड। पहले क्लोज्ड मेथड, तो नीडल का नाम है वेरिस नीडल, कि एक बीवेल्ड एज होता है एंड इट इज़ ओपनिंग फॉर CO2 टू बी इंसफलेटेड। ब्लाइंड इंसर्शन होता है, सो रिस्क ऑफ इंजरी रहती है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ इंसर्शन इज इंफ्रा अम्बिलिकल, तो मोस्ट कॉमन साइड ऑफ इंसर्शन इज इंफ्रा अम्बिलिकल। इफ़ द पेशेंट हैड प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी तो हम एक अलग पॉइंट पे इंसर्ट करेंगे, विच इज़ पामर्स पॉइंट। पामर्स पॉइंट इज 3 cm बिलो द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। ओके, ये कोस्टल मार्जिन है, इट इज 3 cm बिलो द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ये पामर्स पॉइंट। तो इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं न्यूमोपेरिटोनियम। यहाँ से फिर गैस इंसर्ट करते हैं। एंड इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू ओपन सर्जरी बाय कीपिंग द ट्रोकर इन प्लेस। अगर नहीं किया था फीकल कंटेमिनेशन होगा, फीकल सारा बाहर आएगा और दूसरा साइट ऑफ इंजरी हमें नहीं दिखेगी। अब ये है लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, इनके ऊपर ब्लैक कोटिंग होती है। एक दो एडवांटेजेस, एक तो एक ग्लेयर प्रिवेंट करती है थ्रू द कैमरा लाइट, दूसरा इट ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड द इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ से हम जब पॉटरी देंगे तो कॉटरी सिर्फ टिप पे ही एक्ट करनी चाहिए, बाकी लीकिंग ऑफ करंट नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन क्लियर दी हुई होती है। अगर वहाँ से लीक आउट हुई, इंसुलेशन ब्रेक हो गया तो करंट कैन लीक आउट थ्रू द मेटालिक ट्रोकर, इट इज नोन एज कैपेसिटेंस एंड इट कैन बर्न द एब्डोमिनल वॉल। Okay, capacitance can be prevented by using a complete plastic trocar. It can be prevented by complete plastic trocar. And prevention is proper insulation and triangulation. Triangulation मतलब यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट टच हुआ तो यहाँ का करंट दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी जाएगा और वो इंस्ट्रूमेंट ने जो ऑर्गन पकड़ा हुआ वो भी डैमेज होगा, इसलिए प्रॉपर इंसुलेशन एंड ट्रायंगुलेशन। अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी फास्ट रिकवरी होती है, रेड्यूस्ड पेन, सो इट इज़ अ डे केयर सर्जरी। सो इरास प्रिंसिपल भी हम फॉलो करते हैं, एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी प्रोटोकॉल। तो उसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स ओनली 6 आवर्स फास्टिंग फॉर सॉलिड, ओके, सॉलिड्स के लिए ओनली 6 आवर फास्टिंग, लिक्विड्स के लिए 2 आवर फास्टिंग। फिर अवॉइड ड्रेन्स फॉलोइंग द सर्जरी, कंट्रोल पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, अर्ली इनिशिएशन ऑफ एंटरल न्यूट्रिशन एंड अर्ली एम्बुलेशन। तो ये इरास प्रोटोकॉल के मतलब प्रोटोकॉल्स है। डिसएडवांटेज ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, 2D विजन एंड ब्लीडिंग कंट्रोल कैन बी डिफिकल्ट। अगर ब्लीडिंग वेसल हुई तो हम या तो इंसर्ट गॉस करेंगे, वी विल इंसर्ट द गॉस थ्रू पोर्ट एंड पुट प्रेशर, या फिर कोएगुलेट करेंगे या फिर टॉपिकल हीमोस्टेट्स यूज़ करेंगे लाइक बोट्रोक्लॉट एंड सर्जिसेल।
फिर ब्लीडिंग, ये तो ब्लीडिंग वेसल हुई। अगर ट्रोकर साइड में से ब्लीडिंग हुई तो बेस्ट मेथड इज एनलार्ज द इंसिजन एंड स्टॉप द ब्लीडिंग वेसल अंडर विजन। ठीक है, एनलार्ज द इंसिजन एंड स्टॉप ब्लीडर अंडर विजन। या फिर फॉलिस कैथेटर यूज़ कर सकते हैं विच कॉज टेम्पोरारी इफेक्ट। उसके बाद CO2 रिटेंशन हो सकता है। इफ CO2 रिटेंशन ऑकर बिलो डायफ्राम इट कैन इरिटेट द डायफ्राम एंड रेफर्ड पेन टू शोल्डर टिप। ठीक है, डायफ्राम को इरिटेट करेगा CO2 और उसकी वजह से रिफर्ड पेन होगा टू द शोल्डर टिप। उसके बाद लॉस ऑफ टैक्टाइल फीडबैक, मतलब पेशेंट अपने उंगली से टच नहीं कर सकता ऑर्गन को, तो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के सारे पॉइंट्स। फिर कन्वेंशनल लेप्रोस्कोपी मल्टीपल पोर्ट्स यूज़ होता है, लाइक लैप अपेंडिसेक्टोमी में 3 पोर्ट्स होते हैं, 1 2 3, और लैप कोलेसिस्टेक्टोमी में 4 पोर्ट, और सर्जन और असिस्टेंट दे स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट। अभी सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी आ गई है, मतलब एक ही पोर्ट होता है, उसमें 3 चैनल होते हैं, यहाँ से ही तीनों इंस्ट्रूमेंट्स जो है कैमरा वो सब यहाँ से इंसर्ट होता है, तो सिंगल स्कार आएगा। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इट हैज़ वेरी हाई रेट ऑफ इंसिशनल हर्निया। फिर नेचुरल नोट्स सर्जरी, नेचुरल ऑरिफिस ट्रांसल्यूमिनल एंडोस्कोपी, मतलब हम आर्टिफिशियल ऑरिफिस या आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट नहीं करेंगे, जो नेचुरल ओपनिंग्स होती है हमारी बॉडी में वहाँ से ही हम एंडोस्कोपिकली सर्जरी करेंगे। सो इट इज़ नेचुरल ऑरिफिस ट्रांसल्यूमिनल एंडोस्कोपिक सर्जरी। नो स्कार ओवर द एब्डोमिनल वॉल, कॉस्मेटिकली प्रेफर। नेचुरल ऑरिफिस कौन सा होता है? ओरल कैविटी, यूट्रस, रेक्टम एंड ब्लैडर। ओरल कैविटी के थ्रू हम करेंगे पोयम जिस पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी फॉर एग्लेसेकार्डिया, ट्रांस ओरल गैस्ट्रोप्लास्टी, फिर ये ओबेसिटी की सर्जरीज। फिर रेक्टम में ट्रांस एंड टोटल मीसोरेक्टल एक्सिजन, ब्लैडर में वेरिकोसिल सर्जरी। तो ये नोट्स। उसके बाद रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी इसका सिस्टम का नाम है डा विंची रोबोटिक सिस्टम, मतलब ये जो मशीन है इट इज़ डा विंची रोबोटिक सिस्टम। प्रिंसिपल इज मास्टर एंड स्लेव कॉन्सेप्ट। मास्टर इज द सर्जन, स्लेव इज द रोबोट। एडवांटेज इसका ये है कि 3D विजन प्रोवाइड करता है, ट्रेमर रिडक्शन, देन मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्केलिंग ऑफ द मूवमेंट, फाइन डिसेक्शन एंड सूचरिंग। फाइन डिसेक्शन एंड सूचरिंग मतलब हम 180 डिग्री टिल्ट करेंगे हैंड को, तो हमारा जो ट्रोकर होता है नॉर्मली वो भी 180 डिग्री टिल्ट करता है, लेकिन रोबोट में हम ऐसा इनपुट डाल सकते हैं कि हम जब 180 डिग्री ट्विस्ट करेंगे तब सिर्फ 30 डिग्री रोबोट का आर्म ट्विस्ट करेगा। तो ये इस तरीके से फाइन डिसेक्शन एंड सूचरिंग कर सकते हैं। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव, लॉन्ग लर्निंग कर्व एंड लॉस ऑफ टेक्टल फीडबैक। ये उसके यूजेस है। रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, प्रोस्टेटेक्टमी में हुआ है, हिस्टेरेक्टमी में, एंड सर्टेन ऑन्कोलॉजिकल सर्जरीज। तो ये मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज। तो देखिए ट्रांसप्लांट सर्जरी, तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट सेम पर्सन में से ग्राफ्ट लेते हैं, आइसोग्राफ्ट आइडेंटिकल ट्विन में से ग्राफ्ट लेते हैं, एलोग्राफ्ट सेम स्पीशीज़ में से ग्राफ्ट लेते हैं, एंड जीनोग्राफ्ट डिफरेंट स्पीशीज़ में से ग्राफ्ट लेते हैं। सोर्स ऑफ ऑर्गन्स लाइव डोनर हो सकता है या फिर डेड डोनर हो सकता है। अब डेड डोनर में से कौन से ऑर्गन ले सकता है और यूज़ हो सकता है वो उसके लिए क्लासिफिकेशन है, मास्ट्रिच क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट चीज़ इतना याद रखना कि कार्डियक अरेस्ट वाला जो पेशेंट है उसमें हम हार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट उसमें हार्ट नहीं ले सकते। डेड ऑन अराइवल उसमें हम सब कुछ ले सकते हैं। अनसक्सेसफुल रिससिटेशन उसमें भी सब ले सकते हैं क्या, लेकिन कार्डियक अरेस्ट वाले में हार्ट नहीं ले सकते। अब ये ऑर्गन्स जब वो स्टोर कहाँ पे करते हैं हम, तो सॉल्यूशन का नाम है UW सॉल्यूशन, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सॉल्यूशन, UW सॉल्यूशन, केप्ट इन एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर ही ऑर्गन रख के ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये सॉल्यूशन में 4 चीज़ें आती है, अल्गा निमोनिक है, एडिनोसिन, lactobionase, glutathione and allopurinol. Glutathione and allopurinol they are free radical scavenger. Lactobionase is stabilizer and adenosine provides energy to the organ. फिर ये अल्गा UW solution। अब एक टाइम होता है विच इज कोल्ड इस्कीमिया टाइम। ये होता है कि इट इज़ द मैक्सिमम टाइम जब तक हम ऑर्गन्स रख सकते हैं इन सॉल्यूशन, मतलब जब उतना टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं ऑर्गन, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते ऑर्गन। तो लीस्ट कोल्ड इस्कीमिया टाइम है हार्ट एंड लंग का। हार्ट एंड लंग उनका है लेस दैन 3 आवर्स, मतलब जब हमने डोनर में से हार्ट एंड लंग ले लिया तो 3 घंटे के अंदर अंदर ही हमें उसे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, उसके बाद हम नहीं कर सकते। तो लीस्ट कोल्ड इस्कीमिया टाइम इज़ फॉर हार्ट एंड लंग लेस दैन 3 आवर्स, एंड मैक्सिमम कोल्ड इस्कीमिया टाइम इज़ फॉर किडनी विच इज़ 18 आवर्स। किडनी एंड पेंक्रियास ट्रांसप्लांट दे आर डन एट सेम लेवल एट द सेम टाइम। तो ये कोल्ड इस्कीमिया वाला बताया था, किडनी में मैक्सिमम कोल्ड इस्कीमिया टाइम होता है 18 आवर्स, किडनी में लीस्ट होता है, हार्ट एंड लंग में लेस दैन 3 आवर्स, पेंक्रियास का भी अराउंड 10 आवर्स है। तो पेंक्रियास ट्रांसप्लांट उसमें एनास्टोमोसिस, आर्टेरियल एनास्टोमोसिस, कॉमन इलियक आर्टरी, वीनस एनास्टोमोसिस, IVC या फिर इलियाक वेन। और हम मॉनिटर कैसे करेंगे? बाय यूरिनरी अमाइलेस। यूरिनरी अमाइलेस से मॉनिटर करेंगे कि पेंक्रियास सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं। फिर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ लाइव डोनर के ABO इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी, HLA, किडनी फंक्शन टेस्ट, USG, रूल आउट इन्फेक्शन, रीनल आइसोटोप स्कैन। ये रीनल आइसोटोप स्कैन जो होता है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द किडनी टू ट्रांसप्लांट। ये हमें टोटल GFR एंड डिफरेंशिएटेड रीनल GFR, मतलब राइट एंड लेफ्ट किडनी का अलग अलग GFR बताता है, ये रीनल आइसोटोप स्कैन। ये सारे हम टेस्ट करेंगे। इसमें किडनी रीनल ट्रांसप्लांट में HLA कंपेटेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीनल ट्रांसप्लांट में हाइपर एक्यूट रिजेक्शन देखने को मिलता है, जो मोस्टली सिर्फ रीनल ट्रांसप्लांट में देखेंगे, इसलिए HLA कंपेटेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर रीनल ट्रांसप्लांट। मोस्ट इंपॉर्टेंट HLA इज DR। फिर लेफ्ट किडनी इज द प्रीफर्ड डोनर किडनी बिकॉज इट हैज लॉन्ग रीनल वेन।
फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट, तो ऑर्थोटॉपिक मतलब ग्राफ्ट इज प्लेस्ड एट सेम एनाटॉमिकल लोकेशन, हेटेरोटॉपिक ग्राफ्ट एट डिफरेंट लोकेशन, एग्जाम्पल किडनी प्लेस्ड इन इलियाक फोसा। फिर रीनल ट्रांसप्लांट उसका अनास्टोमोस, तो रीनल वेन इज अनास्टोमोस विथ एक्सटर्नल इलियाक वेन, यूरेटर इज विथ ब्लैडर एंड रीनल आर्टरी इज विथ इंटरनल इलियाक आर्टरी। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट, तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है रिजेक्शन, विच इज़ लॉस ऑफ फंक्शन एंड हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। सो इसके लिए हम बायोप्सी करेंगे, किडनी एंड लीवर के लिए नीडल बायोप्सी करते हैं, बॉवल के लिए एंडोस्कोपिक म्यूकोसल बायोप्सी करते हैं, हार्ट के लिए सब एंडोकार्डियल बायोप्सी। कि बायोप्सी से हमें पता चला कि रिजेक्शन हुआ है कि नहीं, रिजेक्शन कैसे, हमें हिस्टोलॉजिकल चेंजेस दिखेंगे बाय डूइंग दिस बायोप्सी। तो ये बायोप्सी की मेथड्स है फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स, कि किडनी लीवर के लिए नीडल बायोप्सी, बॉवल के एंडोस्कोपिक म्यूकोसल बायोप्सी, हार्ट के लिए सब एंडोकार्डियल बायोप्सी वाया जुगुलर वेन। अब रिजेक्शन रीनल ट्रांसप्लांट में 3 टाइप के होते हैं, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक। हाइपर एक्यूट सिर्फ रीनल ट्रांसप्लांट में देखने को मिलता है अभी। इट अकर्स बिकॉज ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, यूजुअली एंटी-HLA एंटीबॉडीज, एंड इट इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। इसी वजह से रीनल ट्रांसप्लांट में HLA मैचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि HLA मैचिंग इज़ इंपॉर्टेंट। जब हम ग्राफ्ट मतलब ये किडनी प्लेस कर रहे होंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि ये रिजेक्शन हुआ है, और चेंजेस क्या होंगे, किडनी टर्न्स डस्की, नो या ब्लडी यूरिन कम्स आउट, एंड द ओनली सोल्यूशन इज़ रिमूव द ग्राफ्ट। द ओनली सोल्यूशन इज़ रिमूविंग द ग्राफ्ट। ये हमें पता चला कि हाइपर एक्यूट रिजेक्शन हुआ है, इसलिए HLA मैचिंग इज़ इंपॉर्टेंट। एंड हिस्टोलॉजिकली हमें इंट्रावास्कुलर थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा, तो ये हाइपर एक्यूट। उसके बाद एक्यूट, इट अकर्स विद इन 6 मंथ, कैन बी ड्यू टू T cell mediated which responds well to immunosuppressive drugs, and can be antibody mediated which show less response to immunosuppressive drugs. 1 year graft survival rate is more than 90%. फिर है लास्ट क्रॉनिक, आफ्टर 6 months, it is delayed type 4 hypersensitivity reaction, and it is the most common type of renal rejection in kidney. It is mediated by non-immune factor, and HPE में हमें ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, पहली रिजेक्शन। सेकेंड इज इन्फेक्शन, लाइक बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन इज वायरल ओवरऑल, उसमें है CMV वायरस। फिर मेलिग्नेंसी हो सकती है लाइक स्किन कैंसर, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी, देन पोस्ट ट्रॉमेटिक लीवर, पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, के पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एप्स्टीन बार वायरस। ये इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर होगा, कि पेशेंट इज ऑन लॉन्ग ड्यूरेशन अंडर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, इसकी वजह से पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होगा, इट इज B cell mediated। प्रेजेंटेशन इज लाइक इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, लिम्फेडिनोपैथी, अगर CNS मूवमेंट हुआ तो पुअर प्रोग्नोसिस। फिर लास्ट में वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन लाइक रीनल वेन थ्रोम्बोसिस मोस्ट कॉमन, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी हो सकता है, इसकी वजह से एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन होगा, डायग्नोसिस बाय CT एंजियो एंड मैनेजमेंट इज बलून डायलेटेशन, एंड में डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन। बस ये कॉम्प्लिकेशंस है ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट। इसके बाद है लीवर ट्रांसप्लांट, इंडिकेशन एडल्ट में सिरोसिस, चिल्ड्रन में बिलियरी एट्रेसिया। इसमें HLA मैचिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें हाइपर एक्टिव रिजेक्शन नहीं देखने को मिलता। फॉलोइंग असेसमेंट इज डन बिफोर ट्रांसप्लांटेशन, तो असेसमेंट के लिए कुछ स्कोर्स है और क्राइटेरिया है। तो पहला है चाइल्ड प्यूब क्लासिफिकेशन विच इज़ डन टू असेस द रिमेनिंग फंक्शनल लीवर टिश्यू। इसमें क्राइटेरिया क्या कहा था वो याद रखना है, एनकेफेलोपैथी, एसाइटिस, बिलिरुबिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिटाइन एंड सेकेंड्स प्रोलॉन्ग। तो ये चाइल्ड प्यूब स्कोर क्या क्या आता है, एल्बुमिन, एसाइटिस, बिलिरुबिन, प्रोथ्रोम्बिटाइन एंड एनकेफेलोपैथी, AABPE। क्लास इज गिवन टू 5 to 6 पॉइंट्स, जिसका होगा क्लास B 7 to 9, क्लास C 10 to 15। ज़्यादा जितने ज़्यादा पॉइंट उतना ज़्यादा सीवियर लीवर डिसीज। दूसरा है मेल्ड स्कोरिंग सिस्टम, मॉडल फॉर एंड स्टेज लीवर डिसीज, मेल्ड स्कोरिंग सिस्टम। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो सीरम बिलिरुबिन, INR एंड क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, INR एंड क्रिएटिनिन, BIC। सेकंड थर्ड इज पीडियाट्रिक एंड स्टेज लीवर डिसीज, पेल्ड, ये मेल्ड है और ये पेल्ड। इसमें आता है एल्बुमिन, टोटल बिलिरुबिन, INR, ग्रोथ फेलियर एंड एज। फिर हम मिलान्स क्राइटेरिया, अब हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के पेशेंट में लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, लेकिन कौन से HCC पेशेंट में लीवर ट्रांसप्लांट होगा, तो उसके लिए मिलान्स क्राइटेरिया। मिलान्स क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, ऐसे पेशेंट में ही लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे कि HCC के पेशेंट में। तो अगर सिंगल ट्यूमर है लेस देन 5 सेंटीमीटर, 1 to 3 ट्यूमर है लेस देन 3 सेंटीमीटर, नो लिम्फोवास्कुलर इन्वेशन, नो डिस्टल मेटासिस, ऐसे केस में ही हम लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे इन HCC पेशेंट। तो ये मिलान्स क्राइटेरिया। फिर किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया, इट इज़ डन एसिटोमिनोफिन इंड्यूस्ड एक्यूट लीवर फेलियर, नॉन एसिटोमिन इंड्यूस्ड ALF, ये देख लेना बस। फिर अगर इसमें भी टाइप्स ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट, पहला ऑर्थोटॉपिक जो हमने बताया, फिर ऑक्सिलरी ऑर्थोटॉपिक लीवर ट्रांसप्लांट, ऑक्सिलरी इसमें इट इज़ डन इन मेटाबॉलिक लीवर डिसीज पहले। दूसरा पॉइंट, इसमें डिसीज्ड लीवर जो है इट इज़ नॉट रिमूव्ड, क्योंकि डिसीज्ड लीवर इज़ नॉट रिमूव, ओनली अ स्मॉल पिगी बैक ट्रांसप्लांट इज डन ओवर द डिसीज लीवर। मतलब ये हमारा डिसीज लीवर है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा नॉर्मल लीवर रख देंगे, तो ये है ऑक्सिलरी ऑर्थोटॉपिक लीवर ट्रांसप्लांट। ऑक्सिलरी मतलब बैकअप लीवर है।
डन इन मेटाबॉलिक लिवर डिसीज। फिर डोमिनेंट ट्रांसप्लांट की इंपॉर्टेंट नहीं है। डोमिनेंट ट्रांसप्लांट यही होता है कि ऑर्गन इज टेकन फ्रॉम अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एनी सिस्टमिक डिसीज, मतलब HIV पेशेंट का लीवर ले लिया, फिर दूसरे HIV पेशेंट ने किया, तो वो एक डोमिनेंट ट्रांसप्लांट। फिर एमाइलोडोसिस का पेशेंट, उसमें से लीवर लिया और वो 7-8 साल तो सर्वाइव करेगा, तो उसमें वो ट्रांसप्लांट किया, तो वो भी एक डोमिनेंट ट्रांसप्लांट हुआ। फिर स्प्लिट लीवर ट्रांसप्लांट, इसका मतलब डिसीज्ड पेशेंट में से लीवर हम लेते हैं, उसे 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, तो उसे 2 रिसिपिएंट को हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे से स्प्लिट करते हैं, तो ये सेगमेंट 2 और 3 ये देंगे हम चिल्ड्रन में, फिर 2 और 3 देंगे चिल्ड्रन में, फिर 4, 5, 6, 7, 8 वो देंगे एडल्ट में, तो 2 रिसिपिएंट को बेनिफिट होगा। तो ये स्प्लिट लीवर ट्रांसप्लांट। फिर अगेन सीक्वेंस ऑफ अनास्टोमोसिस, तो पहला सुप्रा हिपेटिक IVC, इंफ्रा हिपेटिक IVC, पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट, तो पहला अगेन रिजेक्शन, इसमें भी नो एक्यूट हाइपर रिजेक्शन, एक्यूट रिजेक्शन होगा विच मैनिफेस्ट एज सडन डिक्लाइन इन लीवर फंक्शन टेस्ट, के लीवर फंक्शन टेस्ट डिक्लाइन हो जाएंगे। अगर T सेल मीडिएटेड हुआ तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देंगे, तो ये एक्यूट रिजेक्शन। क्रॉनिक रिजेक्शन, उसमें बायोप्सी देखेंगे तो उसमें स्क्लेरोसिस ऑफ बिलियरी डक्ट दिखेगा हमें। तो ये रिजेक्शन, देन इन्फेक्शन, मैग्नेंसी, पोस्ट ट्रॉमेटिक लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में हिपेटिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस, अगेन सडन डिक्लाइन इन एल्टी एंड मैनेजमेंट इज रीट्रांसप्लांटेशन। फिर बिलियरी स्ट्रिक्चर्स, तो ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट। उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट एज लो लीस्ट कोल्ड इस्कीमिया टाइम, नो HLA मैचिंग रिक्वायर्ड, नो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। अब ये आइसोलेटेड हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है या फिर हार्ट लंग ट्रांसप्लांट भी होता है। सीक्वेंस ऑफ अनास्टोमोसिस, तो पहले लेफ्ट एट्रियम अनास्टोमोस करेंगे, फिर राइट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। कि लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। इसको मॉनिटर कैसे करेंगे भाई? सब एंडोकार्डियल बायोप्सी वाया जुगुलर रूट टू डायग्नोस इफ रिजेक्शन इज अकरिंग और नॉट। फिर सब एंडोकार्डियल बायोप्सी। फिर लंग ट्रांसप्लांट, इसका अनास्टोमोसिस पल्मोनरी वेन अलॉन्ग विद द कफ ऑफ लेफ्ट एट्रियम, इंपॉर्टेंट नहीं। लंग ट्रांसप्लांट। फिर स्मॉल बॉल ट्रांसप्लांट, स्मॉल बॉल ट्रांसप्लांट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। चैलेंज इसमें ये था कि इंटेस्टाइन इट इज लार्ज लिम्फो टिश्यू, तो चांस ऑफ रिजेक्शन आर मोर, चांस ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज आर मोर, इस्कीमिया एंड रिजेक्शन होता है, ये उसके चैलेंजेस हैं। इंडिकेशन इज शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम, पेशेंट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम। इसमें भी टाइप्स में आइसोलेटेड बॉल ट्रांसप्लांट या कंबाइंड स्मॉल बॉवल एंड लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट भी इसलिए करेंगे एज पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उनमें कोलेस्टेसिस देखने को मिलता है, तो उसमें भी इसलिए लिवर ट्रांसप्लांट भी करेंगे। ग्राफ्ट सर्वाइवल इज 80%, 3 year इज 70%, हाई इंसिडेंस ऑफ लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसीज। फिर GVHD, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, सीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसमें डोनर लिम्फोसाइट जो होता है दे होस्ट अटैक होस्ट इम्यून सिस्टम। क्लिनिकल फीचर में रैश ऑन द पाम एंड सोल, GI डिस्टर्बेंस, लिवर डिसफंक्शन। यार तो ये थे सारे ट्रांसप्लांट्स। क्या प्लास्टिक सर्जरी, तो पहले टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट हमने देख लिए, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट एंड जेनोग्राफ्ट। ग्राफ्ट और फ्लैप दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ग्राफ्ट इट डज नॉट हैव इट्स ओन ब्लड सप्लाई, जबकि फ्लैप इट हैज़ इट्स ओन ब्लड सप्लाई। क्लियर? ग्राफ्ट सिर्फ एक पीस ऑफ टिश्यू है जिसका खुद के पास अपना कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, फ्लैप के पास अपना एक ब्लड सप्लाई होता है। पहले ग्राफ्ट 2 टाइप के होता है, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट और फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट और फुल थिकनेस। स्प्लिट थिकनेस का दूसरा नाम है थियर्स ग्राफ्ट विच इज़ थिन। फुल थिकनेस का नाम है वुल्फिस ग्राफ्ट विच इज़ होल स्किन। अब स्प्लिट थिकनेस इट कंटेन्स एपिडर्मिस प्लस पार्ट ऑफ डर्मिस एंड फुल थिकनेस में एपिडर्मिस प्लस डर्मिस। इंस्ट्रूमेंट टू हार्वेस्ट या टू टेक द स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट इज हम्बीज नाइफ। के स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इट इज़ हम्बीज नाइफ। फुल थिकनेस के लिए वो भी एक नाइफ होता है, लेकिन ये याद रखना है हम्बीज नाइफ। मोस्ट कॉमन डोनर साइट इसमें होती है थाई एंड बटक्स। इसमें होती है सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, इंफ्रा क्लेविकुलर फोसा, हेयरलेस ग्रोइन एंड पोस्ट ऑर्टिकुलर रीजन। के पोस्ट ऑर्टिकुलर रीजन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। स्प्लिट थिकनेस इट हैज़ लार्जर डोनर एरिया, इट हैज़ स्मॉलर डोनर एरिया। ऑप्टिमम थिकनेस, स्प्लिट थिकनेस में ऑप्टिमम थिकनेस कितनी होगी? जब हमें पंक्टेड ब्लीडिंग दिखाई देगी, मतलब जब हम स्किन को रिमूव कर रहे होंगे तब हमें पंक्टेड ब्लीडिंग दिखेगी, तो इसका मतलब एडिक्वेट थिकनेस हमने ले लिया। फिर ड्रेसिंग ऑफ द डोनर साइड इज़ डन एंड कैन बी रिमूव आफ्टर 20 to 21 days। एंड इस फुल थिकनेस में डोनर साइड इज सूचर्ड। ओके, इसमें सिर्फ ड्रेसिंग चल जाती है, इसमें सूजरिंग करनी पड़ती है। और स्प्लिट थिकनेस में साइड कैन बी रीयूज्ड आफ्टर इट हील्स, फुल थिकनेस में इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। ये इमेज ऑफ हम्बीज नाइफ। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चर इट इज़ एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्चर मतलब स्किन जो है वो श्रिंक हो जाएगी, तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चर इट अकर्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट ऑफ। सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर अकर्स आफ्टर सम टाइम्स आफ्टर प्लेसिंग द ग्राफ्ट। सो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चर वो फुल थिकनेस में ज़्यादा देखने को मिलता है, और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर वो स्प्लिट थिकनेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। कि प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डर्मिस, तो डर्मिस ज़्यादा फुल थिकनेस में होता है, तो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्चर फुल थिकनेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। और कुछ रेसिपिएंट साइड डिफरेंस, तो स्प्लिट थिकनेस वो थिन होता है, कलर मैचिंग इज़ नॉट दैट गुड एंड बेटर सर्वाइवल रेट या टेकअप रेट होता है। और फुल थिकनेस में वो थिकर होता है, मोर रेजिस्टेंट टू ट्रॉमा, बेटर कलर मैचिंग
मॉइस्चराइजेशन होता है एंड लोअर टेकअप रेट एज इट इज़ थिकर। अब ये कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए हम मैशिंग ऑफ द स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट करते हैं। ओके, मैशिंग करते हैं, बीच में इस तरीके से होल्स कर देते हैं ताकि तो सरफेस एरिया भी बढ़े, और जब हम स्किन के ऊपर ये प्लेस करें तब नीचे सीरोमा ना हो जाए, सीरोमा कलेक्शन ना हो जाए, और जो जितना भी फ्लूइड कलेक्शन होगा वो ये होल्स के थ्रू बाहर आए, तो इसलिए मैशिंग करते हैं। इससे सरफेस एरिया आइडियली अप टू 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है, बट ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट सीरोमा फॉर्मेशन। फिर रिटर्न ऑफ सेंसेशन आफ्टर ग्राफ्टिंग, तो इट रिनोवेट्स बाय 4 to 5 वीक्स एंड कंप्लीटेड बाय 12 to 24 मंथ्स। क्या सबसे पहला सेंसेशन जो रिटर्न होता है इट इज़ पेन, कि पेन रिटर्न्स फर्स्ट, उसके बाद लाइट टच एंड टेम्परेचर रिटर्न्स लेटर। फिर ग्राफ्ट फेलियर भी था, तो उसका कॉजेज क्या है, तो पहला कॉज है हीमेटोमा कलेक्शन बीनीथ द ग्राफ, कि इसके लिए हम मैशिंग करते हैं, हीमेटोमा कलेक्शन बीनीथ द ग्राफ। दूसरा इन्फेक्शन ड्यू टू बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप या फिर स्टेफ ऑरियस विच कैन ईट अप द ग्राफ्ट। फिर तीसरा है मूवमेंट या शेयरिंग फोर्स एट द ग्राफ्ट साइट। फोर्थ इज पुअर रेसिपिएंट बेड, कि पुअर रेसिपिएंट बेड इट इज़ कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव फाइब्रोटिक टिश्यू। रेसिपिएंट बेड मतलब जिसके ऊपर हम ग्राफ्ट प्लेस करने वाले हैं, तो अगर वहाँ पे एक्सेसिव फाइब्रोटिक टिश्यू हुआ, क्रॉनिक ग्रैनुलेशन टिश्यू हुआ, पुअर ब्लड सप्लाई हुआ, इट लैक्स पेरिटोनियम, पेरिओस्टियम, पेरिकॉन्ट्रियम या पेरिनोरियम, इसका मतलब वहाँ पे ग्राफ्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये सारे कॉजेस ना हो, ताकि ग्राफ्ट फेलियर ना हो। स्किन बैंकिंग, द मीडिया यूज्ड टू स्टोर स्किन दे आर CO2 स्नो, ग्लिसरॉल एंड लिक्विड नाइट्रोजन। के CO2 स्नो, ग्लिसरॉल एंड लिक्विड नाइट्रोजन। फॉर्मलिन इज नॉट यूज्ड एज अ मीडियम टू स्टोर ग्राफ्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ फिक्सेटिव। ओके, फॉर्मलिन इज नॉट अ स्टोरिंग मीडियम, इट इज़ अ फिक्सेटिव। तो ये ग्राफ्ट्स के बारे में। उसके बाद फ्लैप्स, तो रैंडम फ्लैप्स होता है, मतलब हमने यहाँ पे इंसिडेंट रख दिया और उसके बाद यही यहाँ पे हमें ग्राफ्ट प्लेस करना है, तो इसके पास में हम इंसिडेंट रखेंगे और यहाँ से स्किन को ये हम प्लेस कर देंगे। सो पहला रैंडम फ्लैप होता है, दे आर रोटेटेड बट दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी नेम्ड ब्लड वेसल, मतलब रैंडम ब्लड वेसल से इस ब्लड सप्लाई को मिलेगा रैंडम फ्लैप्स को। एग्जाम्पल VY प्लास्टी एंड Z प्लास्टी। Z प्लास्टी कि इस तरीके से 2 ट्राइंगल बनाता है Z प्लास्टी, और उसके बाद जो अपर ट्रायंगल होता है वो नीचे आ जाता है, लोअर ट्रायंगल वो ऊपर की तरफ से आता है। इस तरीके से रोटेट कर देते हैं इससे। मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ 1.75x इज अचीव्ड एट 60 डिग्री Z प्लास्टी। ओके, ये 60 डिग्री Z प्लास्टी, इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन देखने को मिलता है। एंड यूज़ कहाँ होता है, पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर में। फिर उसके बाद है VY प्लास्टी, इसमें हम V शेप का इंसिडेंट रखते हैं लेकिन सूचर हम Y शेप में करते हैं, सो इसकी वजह से भी इलोंगेशन होता है। अगेन यूज़ पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर, लेफ्ट पैलेट एंड एनोप्लास्टी। फिर रोम्बॉइड फ्लैप या लिम्बर्ग फ्लैप। रोम्बॉइड फ्लैप यूज्ड इन पाइलोनिडियल साइनस एंड फोरहेड ट्यूमर्स, कि ये इस तरीके का होता है रोम्बॉइड फ्लैप। ये यहाँ तो एनस है, इस तरीके का रोम्बॉइड फ्लैप होता है, यूज्ड इन पाइलोनिडियल साइनस एंड फोरहेड ट्यूमर्स। फिर बाई लोब्ड फ्लैप यूज्ड एट द टिप ऑफ नोज। बाई पेडिकल्ड फ्लैप यूज्ड फॉर आईलिड रिकंस्ट्रक्शन। फिर तो ये सारे फ्लैप्स और उसके यूजेस। तो एक हमने देख लिया रैंडम फ्लैप। दूसरा है एक्सियल फ्लैप। एक्सियल फ्लैप इज रोटेटेड बेस्ड ऑन द नेम्ड ब्लड वेसल, मतलब हमें पता होगा कि कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई करेगी वो फ्लैप को। एक्सियल फ्लैप यूज्ड फॉर हेड एंड नेक रिकंस्ट्रक्शन। तो पहला है डेल्टो पेक्टोरल फ्लैप, इस तरीके से डेल्टो एंड पेक्टोरल फ्लैप, तो ये हेड एंड नेक रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। ब्लड सप्लाई इंटरनल मेमोरी आर्टरी। फिर सेकंड इज PMMC, पेक्टोरालिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लैप इन हेड एंड नेक सर्जरी। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लैप इन हेड एंड नेक सर्जरी इज पेक्टोरालिस मेजर मायोक्यूटेनियस फ्लैप, PMMC, एंड ब्लड सप्लाई बाय पेक्टोरल ब्रांच ऑफ थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। उसके बाद है एबी एस्लेंडर फ्लैप। जो एबी फ्लैप है इज यूज्ड फॉर मिडलाइन लिप डिफेक्ट, और जो एस्लेंडर फ्लैप कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर एंगल ऑफ माउथ रिकंस्ट्रक्शन। फिर इस तरीके का होता है ये एबी एस्लेंडर फ्लैप। फिर फ्लैप्स फॉर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, तो पहला है LD फ्लैप या लेटाइस्माई डोर्सी फ्लैप। इट इज बेस्ड ऑन थोरैकोडोर्सल पेडिकल। कि डोनर साइड ऑफ LD फ्लैप इज बैक, इज इन द बैक, लैटिस डोर्सी यहाँ पे बैक में होता है। सेरेटस एंटीरियर का जो डोनर साइड होता है इट इज़ मोर लेटरल साइड में सेरेटस एंटीरियर, बैक में लैटिस डोर्सी। तो यहाँ से फ्लैप को फिर हम आगे ले जाते हैं और ब्रेस्ट टिश्यू में प्लेस कर देते हैं। फ्लैप इज टू बी स्वंग फॉरवर्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द ब्रेस्ट, तो ये लैटिस्माई डोर्सी फ्लैप। सेकंड इज ट्रैम, ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनिस मायोक्यूटेनियस फ्लैप। ये ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनिस मायोक्यूटेनियस फ्लैप, एक एलिप्टिकल इंसिजन रखते हैं अराउंड द एब्डोमेन। फिर यहाँ से स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैट एंड मसल, रेक्टस एब्डोमिनिस। ओके, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फैट एंड मसल वो हम निकालते हैं और वो फिर उसे हम प्लेस कर देते हैं ओवर द ब्रेस्ट। अब ये वाला एरिया सुपीरियर गैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रिक वेसल भी सप्लाई करते हैं और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक when it is done based on superior gastric vessel it becomes axial flap, so it must be rotated. लेकिन if it is based on inferior epigastric vessels then it is a free tram, मतलब हम inferior epigastric artery यहाँ तक तो आएगी नहीं, तो हम इससे सिर्फ रिमूव कर देंगे और फिर यहाँ पे माइक्रोवास्कुलर एनास्टोमोसिस कर देंगे, सो इट इज़ अ फ्री फ्लैप। और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वाला वो एक्सियल या पेडिकल फ्लैप। क्लियर? तो ये ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनिस मायोक्यूटेनियस फ्लैप, ट्रैम। अगर दोनों करेंगे देन इट इज नोन एज सुपरचार्ज्ड ट्रैम।
सुपर चार्ज ट्रैम। इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि इसमें तो मसल भी रिमूव कर दें तो एब्डोमिनल वॉल वीकनेस होगी लीडिंग टू इंसिशनल हर्निया। तो ये करने के बाद हमें मैश रखना पड़ेगा आफ्टर ट्रैम सर्जरी। अब इसको काउंटर करने के लिए एक दूसरा फ्लैप है विच इज डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी परफोरेटर फ्लैप, DIEP फ्लैप, डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी परफोरेटर फ्लैप। ये बेस्ट फ्लैप है फॉर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। ये भी सेम ही है, इसमें सिर्फ मसल हम रिमूव नहीं करते, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड फैटी रिमूव करते हैं, मसल नहीं रिमूव करते। इसकी वजह से एब्डोमिनल वॉल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी परफोरेटर फ्लैप विच इज द बेस्ट फ्लैप फॉर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। और ये जो DIEP है वो भी एक फ्री फ्लैप ही है क्योंकि इसमें भी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है, तो ये हम रिमूव कर देंगे और ऊपर फिर माइक्रोवास्कुलर एनास्टोमोसिस कर देंगे। फिर कुछ फ्री फ्लैप्स फॉर हेड एंड नेक रिकंस्ट्रक्शन। तो पहला है रेडियल आर्टरी फोरआर्म फ्लैप, कि ये रेडियल आर्टरी फोरआर्म फ्लैप। देन सेकंड इज फ्री फिबुलर फ्लैप, और ये फ्लैप फेलियर के बारे में लिखा हुआ है। आर्टेरियल क्लॉस हो सकता है या फिर वीनस क्लॉस, और ये उनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। आर्टेरियल में टेम्परेचर कोल्ड होगा, वीनस में वार्म होगा। एंड डायग्नोसिस करेंगे बाय हैंड हेल्ड डॉपलर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बेड सोर्स या प्रेशर सोर्स। ये कब होता है? व्हेन देयर इज कांस्टेंट प्रेशर ऑफ मोर देन 30 mm Hg। मोस्ट कॉमन साइट इज इस्चियम, मोस्ट कॉमन साइट इज इस्चियम, फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर सैक्रम एटसेट्रा। मोस्ट कॉमन साइट इज इस्चियम। स्टेजेस, तो पहला स्टेज है देयर इज ओनली एरिथमा, नॉन ब्लांचिंग एरिथमा विदाउट अ ब्रीच इन एपिडर्मिस। सेकंड इज एपिडर्मिस प्लस डर्मिस इन्वॉल्व हो चुके हैं। थर्ड इज सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व है। एंड फोर्थ इज मसल एंड बोन इन्वॉल्वमेंट। क्लियर? पहला में नॉन ब्लांचिंग एरिथमा, फिर एपिडर्मिस प्लस डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल एंड बोन। लास्ट वन मैनेजमेंट। ये होता किसमें? प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट या व्हील चेयर वाले पेशेंट, उसमें मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड। ग्रेड 1 में कीप द एरिया ड्राई, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजिशंस एंड गुड न्यूट्रिशन। ग्रेड 2 में लोकल वुंड केयर प्लस डिब्राइडमेंट एंड ड्रेसिंग। ग्रेड 3 में डिब्राइडमेंट विथ एंड ड्रेसिंग विथ वैक, कि इसमें वैक आ गया। इसमें लोकल वुंड केयर विथ डिब्राइडमेंट एंड ड्रेसिंग, इसमें वैक आ गया। एंड ग्रेड 4 में फ्लैप आ गया, फ्लैप कवर। फिर तो ये मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर्स। प्रिवेंशन के लिए एरिया शुड बी केप्ट ड्राई, प्रिवेंट रिंकल्स इन द बेड शीट, फ्रीक्वेंट चेंज इन पोजिशन एवरी 2 hours इन बेड रिडन पेशेंट, या फिर एयर या वाटर मैट्रेसेस यूज़ करनी होगी। व्हील चेयर पेशेंट के लिए 10 seconds फॉर एवरी 10 minutes दे शुड बी लिफ्टेड। गुड न्यूट्रिशन, सो एंश्योर द सीरम प्री-एल्ब्यूमिन इज मोर देन 2 grams per deciliter। फिर है वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, सो वेरी यूजफुल इन क्रॉनिक वुंड्स। तो इसके लिए ज़्यादा ऑक्लूसिव ड्रेसिंग करता है, फिर यहाँ पे सक्शन प्लेस करता है, ये फिर -125 mm का प्रेशर एक्सर्ट करता है, कि कनेक्टेड टू वैक्यूम मशीन विच एक्सर्ट प्रेशर ऑफ -125 mm Hg। इससे होता क्या है? एक तो मोर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, हीलिंग साइटोकाइन्स आएंगे, वास्कुलरिटी इंक्रीज होगी तो हीलिंग स्पीड अप होगी, और नेगेटिव प्रेशर वो एक्सुडेट्स को भी खींच लेगा अपने वैक्यूम में से। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज ब्लीडिंग। यूजेस इसका क्या है? क्रॉनिक नॉन हीलिंग वुंड्स, वीनस अल्सर विदाउट स्लफ, बर्न्स वुंड विदाउट इश्चार, बेड सोर्स आफ्टर डिब्राइडमेंट, डायबिटिक अल्सर विदाउट ऑस्टियोमाइलिटिस। विदाउट वाला ही है सब। वीनस अल्सर विदाउट स्लफ, वीनस अल्सर विदाउट इश्चार, बेड सोर्स आफ्टर डिब्राइडमेंट एंड डायबिटिक अल्सर विदाउट ऑस्टियोमाइलिटिस। फिर तो ये वैक ड्रेसिंग। उसके बाद कुछ ड्रेसिंग मटेरियल टेगाडाम विच इज ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग, जिससे हमें वुंड हीलिंग दिख सके, मतलब ट्रांसपेरेंट पन्नी जैसा होता है। इट इज़ वाटर प्रूफ एंड कॉमनली पुट ओवर एविडेंस। फिर ऑप्सिट, फिर है स्टेरिस स्ट्रिप, इस तरीके का होता है। दे आर यूज्ड फॉर वुंड अप्रोक्सीमेशन, स्टेरिस स्ट्रिप यूज्ड फॉर वुंड अप्रोक्सीमेशन। फिर कोलेजन ड्रेसिंग यूज्ड इन बर्न्स। देन हाइड्रोजेल, इट रिहाइड्रेट्स द वुंड बेड। देन हाइड्रोकोलॉइड, इट फैसिलिटेट ऑटोमेटिक डिब्राइडमेंट यूज्ड इन बेड सोर्स, अल्सर एंड बर्न्स। ये मॉइस्ट एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है विच इज़ फेवरेबल फॉर वुंड हीलिंग। और फिर ये फोम एंड एल्जीनेट। बस तो ये थे सारे ड्रेसिंग मटेरियल्स। उसके बाद फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग, तो पहला हीमोस्टेसिस होता है, इन्फ्लेमेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड रिमॉडलिंग फेज। कि इनिशियली टाइप 1 कोलेजन ज़्यादा होता है लेकिन इनिशियली टाइप 3 कोलेजन ज़्यादा होता है लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ रिप्लेस बाय टाइप 1 कोलेजन। और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग, लोकल फैक्टर्स एंड कुछ सिस्टमिक फैक्टर। विटामिन सी डेफिशिएंसी एक फैक्टर है, और स्टीरॉइड्स। इफेक्ट ऑफ स्टीरॉइड ऑन वुंड हीलिंग कैन बी काउंटर्ड बाय टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ विटामिन ए। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग, तो पहला है प्राइमरी इंटेंशन, कि वुंड हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। इसमें क्या हुआ? हमने क्लीन इंसिडेंट रखा, खुद ने हमने सूचर ले लिया और वहाँ फिर हीलिंग हो गई, मिनिमल हेयर लाइन स्कार डेवलप हुआ, तो यह हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन। फिर है सेकेंडरी हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। इसमें क्या होता है? गैपिंग प्रेजेंट होती है, इरेगुलर वुंड होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट होती है, तो इसमें हम सिर्फ क्लीन करते हैं, कुछ भी सूचरिंग नहीं करते, सिर्फ क्लीन करते हैं और ड्रेसिंग करते हैं। अल्टीमेटली ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म होगा, उसके ऊपर एपिथेलियम ग्रो हो जाएगा ओवर द स्कार, तो ये हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। इसमें हम सूचरिंग नहीं रहते, वो याद रखना है। इसमें दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें हाइपरट्रोफिक स्कार या कीलॉइड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं इन सेकेंडरी इंटेंशन। फिर टर्शियरी इंटेंशन, इसमें भी अगेन डर्टी वुंड होता है, हमने इनिशियली सूचरिंग नहीं की, क्लीन किया, डिब्राइड किया, ओपन रहने दिया, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म हुआ, और एक बार
अच्छे से क्लीन हो गया तो उसके बाद हमने सूचरिंग कर दी, तो ये हीलिंग बाय टर्शरी इंटेंशन। इसका दूसरा नाम है डिलेड प्राइमरी क्लोजर, क्योंकि इसमें भी सूचरिंग कर रहे हैं। फिर तो ये वुंड हीलिंग। इसके बाद देखते हैं न्यूरो सर्जरी। तो पहला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब 2 टाइप के डिफेक्ट होता है, स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, स्पाइना बाइफिडा एपर्टा। ऑकल्टा में, अब पहले स्पाइना बाइफिडा में होता क्या, पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च जो होता है उसमें डिफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से कंटेंट्स बाहर आते हैं। अब स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा में ओपनड पोस्टीरियर वर्टिब्रा होता है लेकिन कंटेंट्स बाहर नहीं आते कुछ भी, इसलिए स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा। स्पाइना बाइफिडा एपर्टा, उसमें कंटेंट बाहर आते हैं। अब ये 2 टाइप के हैं, मेनिंगोसील एंड मेनिंगोमाइलोसील। मेनिंगोसील में देयर इज प्रोट्रूशन ऑफ मेनिंजेस, मेनिंगोमाइलोसील में देयर इज प्रोट्रूशन ऑफ meninges and spinal cord. Here meningomyelocele, spinal cord plus meninges. Meningocele में only meninges. Spina bifida occulta में also known as closed spina bifida, defect is in one or more vertebra. There is low herniation of meninges and asymptomatic diagnosis is X-ray. फिर meningocele में defect is in posterior vertebral arch. There is herniation of meninges but spinal cord is normal. On examination fluctuation हमें दिखेगा, brilliantly transillumination होगा because of CSF. क्लिनिकल फीचर में लोअर लिम्ब वीकनेस होती है, ब्लैडर बॉवल डिस्फंक्शन, लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड इन्फेक्शन। डायग्नोसिस अगेन एक्सरे एंड मैनेजमेंट इज सर्जिकल इंटरवेंशन। इमीडिएट रिपेयर तब करेंगे जब देयर इज लीकेज हुआ या फिर कॉर्ड इज टेथर्ड, या फिर अगर एसिम्प्टोमेटिक हुआ देन डिलेड सर्जरी। फिर स्पाइना बाइफिडा एपर्टा मेनिंगोमाइलोसील, इट इज़ द मोस्ट सीवियर टाइप, इसमें हर्निएशन होता है मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, बाय फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। कि स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग एंटीपार्टम पीरियड। बट देर आर सर्टेन ड्रग्स जो इंसिडेंस इंक्रीज करती है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट, तो वो है ट्राइमेथोप्रिन, वालप्रोइड एंड फिनोबार्बिटोल। तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, तो ये स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट के चांसेस को इंक्रीज करती है। ऑन एग्जामिनेशन इसमें भी फ्लक्चुएशन, ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूमिनेशन, क्लिनिकल फीचर में लो लिम्ब वीकनेस, स्पास्टिसिटी भी देखने को मिलेगी, बॉवल एंड ब्लैडर डिस्फंक्शन। डायग्नोसिस बाय एक्सरे, मैनेजमेंट इज सर्जरी। फीटल सर्जरी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, मतलब इन यूट्रोयम फीटस पे ऑपरेट करेंगे। फिर शियरी मालफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। अब ये सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट ये इस्केमिक भी हो सकते हैं या फिर हेमरेजिक भी हो सकते हैं। इस्केमिक दे आर मोर कॉमन, दे कैन बी एम्बोलाइक या थ्रोम्बोटिक। हेमरेजिक में इंट्रापेरेन्काइमल ब्लीड हो सकता है एसोसिएटेड विद हेमरेज, मोस्ट कॉमन साइड इज बेजल गैंग्लिया, या फिर सब एरेक्नोड हेमरेज हो सकता है, एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब एरेक्नोड हेमरेज। अब इट कैन बी ड्यू टू ट्रॉमेटिक या फिर सेकेंडरी टू रप्चर ऑफ बेरी एन्यूरिज्म। ट्रॉमा के वजह से जो होता है इट कैन बी मैनेज्ड कंजर्वेटिवली। सेकेंड, इट कैन ऑल्सो अकर सेकेंडरी टू रप्चर ऑफ बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म क्या है, दे आर सेक्युलर एन्यूरिज्म फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ वेसल्स इन द सर्कल ऑफ विलीज। मतलब ये सर्कल ऑफ विलीज है तो उनकी वेसल्स के जो जंक्शंस होते हैं बीच में वहाँ पे सेक्युलर एन्यूरिज्म्स फॉर्म होते हैं, तो ये बेरी एन्यूरिज्म। मोस्ट कॉमन साइड इज जंक्शन ऑफ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और ये बीच में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, इनके जंक्शन में ये है मोस्ट कॉमन साइड ऑफ बेरी एन्यूरिज्म। रिस्क फैक्टर इज एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, ये याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। फिर एयरलेस डैनलॉस सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, मार्फन सिंड्रोम, फाइब्रोमस्कुलर डिस्टॉर्शन, ये सारे रिस्क फैक्टर है, याद रखना है एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। फिर बेरी एन्यूरिज्म इज द मोस्ट कॉमन इंट्राक्रीनियल एन्यूरिज्म। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्राक्रीनियल एन्यूरिज्म इट इज इंफ्रारीनल एब्डोमिनल एओर्टा। अब ये एन्यूरिज्म की लाइनिंग इट इज़ लाइंड बाय थिकन्ड हाइलिनाइज्ड इंटीमा। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ रप्चर इज द एपेक्स ऑफ द एन्यूरिज्म। अगर रप्चर हुआ देन कैन गिव राइज टू सबएरेक्नोड हेमरेज या फिर इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। फिर सबएरेक्नोड हेमरेज क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, थंडर क्लैप हेडेक, मतलब बहुत वर्स्ट हेडेक होगा। फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस दे आर एब्सेंट, नेक स्टिफनेस इज प्रेजेंट, तो इट इज सिमिलर टू मेनिंजाइटिस। ये नेक स्टिफनेस प्रेजेंट, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस आर एब्सेंट इनिशियल। फिर प्रोड्रोमल सिम्टम्स होंगे टर्सन सिंड्रोम, इट इज सबएरेक्नोड हेमरेज प्लस विट्रस हेमरेज। अगर मिडल सेरिब्रल एन्यूरिज्म हुआ देन पेन बिहाइंड द आई होगा। डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस एनसीसीटी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ सबएरेक्नोड हेमरेज इज एनसीसीटी। इफ द सीटी इज अनअवेलेबल देन सीएसएफ टैप, इट शोज ज़ेंथोक्रोमी, मतलब रेड, थोड़ा रेड कलर का सीएसएफ हो जाएगा, रेड या ब्राउन कलर का। अब एनसीसीटी उसका ग्रेडिंग है विच इज नोन एज फिशर सिटी ग्रेडिंग। 1 2 3 4 ग्रेड्स है। 1 में नो सबएरेक्नोड ब्लड डिटेक्टेड, 2 में डिफ्यूज है वर्टिकल लेयर लेस देन 1 mm, 3 में मोर देन 1 mm थिक एंड 4 में आईवी क्लॉट विद डिफ्यूज हेमरेज। ये क्लिनिकल ग्रेडिंग स्केल्स है। हंट एंड हैस, उसमें अकॉर्डिंग टू द न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, सीवियर हेडेक, लेथार्जी, कन्फ्यूजन, उसके हिसाब से। मैनेजमेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू हो सकता है बाय कॉइलिंग ऑफ द एन्यूरिज्म, कि कॉइलिंग ऑफ द एन्यूरिज्म करेंगे। दूसरा सर्जरी में क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिज्म। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगी ये सर्जरी की, तो एक तो रीब्लीडिंग हो सकता है, हाइड्रोकेफेलस डेवलप हो सकता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज़ डिलेड इस्केमिक न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, मतलब हमने जहाँ पे कॉइलिंग या फिर क्लिपिंग की होगी वो वेसल में रीब्लीडिंग तो नहीं होगी लेकिन वो वेसल में स्पाज्म होगा, तो उसकी वजह से इस्कीमिया होगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। तो डिलेड इस्केमिक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट सीन आफ्टर 2 to 10 days एंड प्रिवेंशन के लिए हम निफेडिपिन देंगे।
प्रिवेंशन के लिए निफेडिपिन। तो ये सबएरेक्नोइड हेमरेज के बारे में। फिर ब्रेन एब्सेस, ये या तो हेमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू आ सकता है, सीन इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज साइनोटिक हार्ट डिसीज, डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, फ्रंटल साइनोसाइटिस में फ्रंटल लोब अफेक्टेड, ओटिटिस मीडिया में टेम्पोरल लोब इज अफेक्टेड। क्लिनिकल फीचर में हेडेक, सीजर, वोमिटिंग एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस MRI, जिसमें रिंग एनहेंसिंग लीजन्स इज सीन, ये MRI में रिंग एनहेंसिंग लीजन इज सीन। मैनेजमेंट सॉलिटरी सिम्टोमेटिक एब्सेस, तो ड्रेनिंग प्लस IV एंटीबायोटिक, मल्टीपल स्मॉल एब्सेस देन IV एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड्स एंड एंटी एपिलेप्टिक्स। फिर ब्रेन हर्निएशन सिंड्रोम, इस तरीके से ब्रेन का जो पेरेंकम है वो हर्निएट कर सकता है। तो पहला है अंकल हर्निएशन, इट इज सीन इन टेम्पोरल लोब्स, अंकल हर्निएशन सीन इन टेम्पोरल लोब्स, अंकस एंड टेम्पोरल लोब आर फोर्स्ड थ्रू द सेरिबेलर टेंटोरियम, सेरिबेलर टेंटोरियम में से हर्निएट करेंगे अंकस एंड टेम्पोरल लोब, तो ये अंकल हर्निएशन। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे अंकल हर्निएशन, तो इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी, डायलेटेड प्यूपिल दिखेगी हमें, तो थर्ड नर्व पाल्सी उसकी वजह से डायलेटेड प्यूपिल दिखेगी विच इज अर्ली साइन। तो पहली हो गई ये थर्ड नर्व इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी। सेकंड लेट साइंस आर कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस, टोसिस एंड कर्नोहान्स नॉच फिनोमिना, कर्नोहान्स नॉच फिनोमिना। अब यहाँ पे इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी वो हो गया, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस दिखता है, ये दिखता है ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ द फाइबर्स, कि राइट साइड में हर्निएशन हुआ है तो लेफ्ट साइड कॉन्ट्रालेटरल साइड में हेमीपरेसिस होगा। लेकिन ये कर्नोहान्स नॉच फिनोमिना, इसमें क्या होता है, यहाँ पे अंकल हर्निएशन होगा, तो ये अंकल हर्निएशन ये ऑपोजिट साइड के ट्रैक्ट को भी कंप्रेस करेगा, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल तो होगा ही, साथ में इप्सिलेटरल हेमीपरेसिस भी होगा। तो ड्यू टू अंकल हर्निएशन देयर इज कंप्रेशन होगा कॉन्ट्रालेटरल कर्नोहान्स नॉच, तो कर्नोहान्स नॉच कंप्रेस होगी, तो जहाँ पे मोटर ट्रैक्स होता है ओवर द टाइम देयर इज इप्सिलेटरल हेमीपरेसिस विच इज अ फॉल्स लोकलाइजिंग साइंस। तो ये कर्नोहान्स नॉच फिनोमिना जिस इन अंकल हर्निएशन। फिर ड्यूरेट हेमरेजेस भी देखने को मिलता है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन, उसके वजह से डाउनवर्ड हर्निएशन जाएगा, तो यहाँ पे कुछ परफोरेटर्स होती है वेसल्स की, तो वो भी ब्लीड करेगी और हेमरेज कॉज करेगी इन द ब्रेन स्टेम। फिर सेंट्रल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायनकेफ्लॉन थ्रू द फोरामेन मैग्नम। क्लिनिकल फीचर कॉमा बायलेटरल स्मॉल प्यूपिल, डिकॉर्टिकेट डिसेबिलिटेड पोस्चरिंग, लॉस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स। सब फाल्सिन हर्निएशन, सेरिबेलर हर्निएशन, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट सारे हर्निएशन, लेकिन मेन है अंकल हर्निएशन।